नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जहां हम देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक, नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हर वो बारीक बात जिसका असर उस कंपनी के निवेश के ऊपर पड़ता है, तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और एक नज़र इस आज पहले हम डालेंगे बाजार पर, क्योंकि वहां पर एक तरह का कोहराम दिखाई देगा आपको। बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट, करीब 270 पॉइंट नीचे निफ्टी 1.5% की गिरावट वहां है, और करीब इतनी ही गिरावट आपको सेंसेक्स में भी दिखाई देगी। 1000 से ज़्यादा पॉइंट गिर गया था सेंसेक्स, और वहां से हल्की सी रिकवरी होते दिख रही है। 900 पॉइंट नीचे 1.5%, 60,000 का लेवल टूटा, फिर 59,000 का लेवल टूटा। बैंक निफ्टी भी यहां पर 2% के आसपास गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कौन डाल रहा है बाजार पर दबाव? तो निफ्टी के जो टॉप लूजर्स हैं उन पर नजर डालिए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दो बड़े स्टॉक्स जहां पर गिरावट दिखाई देगी। ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं। सबसे बड़ा स्टॉक जो बाजार को दिशा देता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसमें हम देख रहे हैं आज करीब 4% की गिरावट है, और वजह ये बताई जा रही है कि अरामको के साथ जो O2C डील कंपनी कर रही है उसकी फिर से समीक्षा होगी। ईटी नाउ स्वदेश को ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और इसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक आज काफ़ी हद तक गिरता हुआ दिखाई देगा, 4% वो नीचे। इसके अलावा हाल की नई लिस्टिंग पर नजर डालते हैं। पेटीएम का स्टॉक हमने देखा वो लगातार गिर रहा है। अब अपने इश्यू प्राइस से वो स्टॉक करीब 40% नीचे है। आज भी हमने देखा कि ये करीब 17% तक गिरा था, 1300 के नीचे भी भाव आए थे, लेकिन फिलहाल 14% की गिरावट दिखाई देगी। सफायर फूड्स हाल ही में लिस्ट हुआ, वहां पर भी आज कमजोरी, 4% नीचे, हालांकि इसकी लिस्टिंग कुछ अच्छी हुई थी। एक सेक्टर नजर डालिए। सेक्टर से पहले आपको बताएं कि क्या कारण बताए जा रहे हैं बाजार में जो गिरावट है आज उसको लेकर। एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, एफआईआईज, वो बिकवाली कर रहे हैं। हमने देखा वो फिगर काफ़ी दिनों से बढ़ता जा रहा था बिकवाली का, उस पर उससे दबाव बढ़ रहा है। यूरोप में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया जैसी जो कंट्री है वहाँ पर अब लॉकडाउन की बातें हो रही हैं पूरी तरह से। यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि अब कंपलसरी कर दिया जाएगा वैक्सीनेशन, मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं रह जाएगा। तो वो एक बड़ी चिंता की बात है। बॉन्ड में हम देख रहे हैं अमेरिका में वहाँ खरीदारी की कमी होती दिख रही है, और डाउ जोन्स इसके अलावा लगातार गिरावट दिखा रहा है पिछले 2 से 3 दिन में। डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है एक महीने में करीब 3% का उछाल वहां दिखाई दिया है। ये कुछ बड़ी वजह बताई जा रही हैं जो बाजार पर प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, और यही वजह है कि 1750 का जो लेवल है निफ्टी पर वो अब टूटता दिखाई देगा। हालांकि इस खराब बाजार में एक सेक्टर है जहां पर कुछ बढ़त आपको दिखाई देगी, और वो है टेलीकॉम। नजर डालिए भारतीय एयरटेल के शेयर पर, अब करीब 3% ऊपर, ये स्टॉक 4 से 5% ऊपर था। भारतीय एयरटेल ने यहां पर अपने जो प्रीपेड कनेक्शन हैं उनके प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जिसका असर हम देख रहे हैं कि आपको स्टॉक पर दिखाई देगा। इसके अलावा वोडाफोन हुआ, या फिर जो दूसरे टेलीकॉम स्टॉक्स हैं उसमें भी हमने बढ़त आते हुए देखी है। एक सपोर्ट मिल रहा है भारतीय एयरटेल के इस डिसीजन से। तो वो है ब्रॉडली बाजार का हाल। अच्छी खासी गिरावट, हालांकि हल्के फुल्के 1-2 शेयर्स हैं जो आपको तेजी के साथ दिखाई देंगे। चलिए फोकस करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज बैंकिंग सेक्टर पर हम बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एन कामकोड़ी। लेकिन इससे पहले कि हम मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करें, एक बार बैंक के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देश का सबसे पुराना निजी क्षेत्र का बैंक है सिटी यूनियन बैंक। करीब 100 साल से ज़्यादा पुराना ये बैंक है। इसके अलावा हमने देखा कि इसका बिजनेस जो ब्रॉडली है वो एमएसएमई और एग्री सेक्टर में है। साथ ही साथ जो कंपनी के करीब 1700 से ऊपर एटीएम हैं और 700 से ज़्यादा शाखाएं हैं। एक इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी की ये है कि ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज तक कभी लॉस में नहीं गई है। क्या इसका राज है? हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ नारायणन कामकोड़ी जी जुड़ गए हैं। कामकोड़ी जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पहला सवाल मन में यही आता है जब आपके कंपनी के बारे में रिसर्च की जाती है, तो ये कि 116 साल से कंपनी चल रही है और हमेशा प्रॉफिट दिखाती आई है। कैसे कर लेते हैं ये आप? क्या इसके पीछे राज है? आप देखा है तो 1904 में वो लोकल डोमेस्टिक ट्रेड और कॉमर्स को सब मदद करने के लिए बैंक खुला था।
सो वो कुंभकोणम करके एक शहर है, वो चेन्नई से 300 किलोमीटर्स साउथ में है। उधर से चालू कर कर सुबह से ज्यादा फोकस लाइक से डोमेस्टिक एग्रीकल्चरिस्ट और कॉमर्स और एसएमई और उधर भी किया है। सो बड़ा कॉर्पोरेट लेंडिंग और कंसोर्शियम और इंफ्रास्ट्रक्चर इधर हम गए नहीं था। उसे वजह से लाइक से वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था। वो एम्प्लॉइज भी बहुत मेहनत करके वो 180 ईयर्स में एवरी ईयर एफर्ट कर आज तक बाय गॉड्स ग्रेस हमेशा प्रॉफिट में रहकर डिविडेंड भी किया हुआ है। इवन अगला साल व्हेन डिविडेंड बंद था, वो पहले दी इंटरिम डिविडेंड किया था। सो 118 ईयर्स हर साल प्रॉफिट में भी हुआ है, डिविडेंड भी दे चुका है। वो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड वो ऐसे वजह से वो ओनली एक और दो डजन बैंक्स इवन दुनिया में ही है। सो दिस इशू वेरी हम अभी प्राउड है, इसके ऊपर बहुत गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ। तो अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 100 साल से ज़्यादा देते आ रहे हैं आप। कुछ डिटेल में जाते हैं, फाइनल प्रिंट्स की बात करते हैं। आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें हमने देखा जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो कुछ लो रही है। क्या वजह रही इसके पीछे और आने वाले समय में क्या उम्मीद करें, क्या ये ग्रोथ बढ़ेगी? वो हमारा सब एडवांसेस फ्लोटिंग रेट के ऊपर है। सो व्हेन डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा और इंक्रीजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में वो मार्जिन बढ़ते जाएगा। अभी क्या हुआ है, वो कोविड के कारण अभी लिक्विडिटी ज्यादा है। सो वो बहुत कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड ऑन एडवांसेस वो लाइक से थोड़ा बहुत कम हुआ था वो इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऊपर। बट वो सीक्वेंशियली आप देखा है तो अगला फर्स्ट क्वार्टर में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.9 के आसपास था, अभी 4% के ऊपर है। अभी 50 क्वार्टर्स का मार्जिन आप देखा है तो ऑलमोस्ट 40 क्वार्टर्स वो मार्जिन का रेंज 3.4 से 3.7 तक हुआ था। ओनली अगला 10 क्वार्टर में वो 4 के ऊपर है। एक तो क्वार्टर एक्सेप्शन आप निकालते हैं तो सो अभी हमारा एक्सपेक्टेशन है वो टारगेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% प्लस और माइनस 15-20 बेसिस पॉइंट्स होगा। ओके एक और फैक्टर जो बैंक्स के जब नंबर्स देखे जाते हैं तो काफ़ी स्क्रूटनी में रहते हैं वो है एनपीए। आपका ग्रॉस एनपीए हम देख रहे हैं कि 5.5 लेवल के आसपास परसेंट के आसपास रहा है। एक एलिवेटेड लेवल ही है ये थोड़ा सा। क्या वजह रही इसके पीछे? एसेट क्वालिटी किस तरह की है और क्या किस तरह से रिकवरीज को आते हुए देख रहे हैं आप आने वाले समय में? वो कोविड के पहले हमारा ग्रॉस एनपीए 3.5 के आसपास था। कोविड के कारण 2 साल अभी इंक्रीमेंटल स्लिपेज रेशियो वो जब परसेंटेज 2% के आसपास था वो 3% तक गया था। अभी क्या है, वो स्लिपेज भी अभी कम होने के लिए चालू हुआ है। वो इंक्रीमेंटली वो Q1 से Q2 आप देखा है तो ऑलमोस्ट 180 करोड़ का कम स्लिपेज हुआ था। बट रिकवरीज हमारा सब पोर्टफोलियो सिक्योर्ड है, वो रियल एस्टेट कोलेटरल के साथ है। बट कोविड के कारण वो कोर्ट्स वगैरह सब बंद था। वो इंक्रीमेंटल सरफेस एक्शन और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल रिकवरी वो तो अभी थोड़ा धीमी था। सो वंस वो रिकवरी चालू होने के बाद फटाफट वो ग्रॉस एनपीए कम होने का अभी हमारा एक्सपेक्टेशंस है। सो दैट इज वेयर वी आर इन। वो अभी प्रॉब्लम इंक्रीमेंटल स्लिपेज के ज्यादा वो रिकवरीज के ऊपर है। जब अभी कोर्ट्स वगैरह बराबर काम होने का चालू है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का लाइक से नॉर्मल फंक्शनिंग नॉर्मल होने के बाद वो रिकवरी इश्यूज एक नॉर्मल सी के हो जाएगा। उसके बाद अभी दी ग्रॉस एनपीए परसेंटेज कम होने के चालू होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन ग्रॉस एनपीएज आगे प्री कोविड लेवल पर पहुंच जाएं। एक सवाल ये बनता है कि आपके जो एडवांसेस हैं वो बढ़े हैं, क्या आपको लगता है कि डिसबर्समेंट्स भी उसी तरह से बढ़े हैं पिछले क्वार्टर्स में और आगे भी बढ़ेंगे? हम दिसंबर 2019 में इवन कोविड के पहले ही तो
जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उतना कंफर्टेबल नहीं था, वो हमारा लेग्स ग्रोथ पेडल से निकला, वो बराबर हम कम्युनिकेट भी किया था। बाद कोविड आया, सो ये साल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट करंट ईयर अभी वो हायर सिंगल डिजिट में होगा। अगला साल 2022-23 में वो डबल डिजिट हो जाएगा। अभी तक इंक्रीमेंटल ग्रोथ फॉर 2020 से अभी अबाउट 1.5-2 years वो गोल्ड लोन और के वजह से हो रहा है। सो अभी रेगुलर एडवांसेस ग्रोथ रेट का पेडल अभी 2-3 महीने में जब अभी रिकवरी बराबर होगा, देन दी कंफर्ट होने के बाद दबाव फॉर इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट होगा, वो उस समय दी इंक्रीमेंटल ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। तो आने वाले समय में ये ग्रोथ बेटर होगा। आपका सिटी यूनियन बैंक जो है मिस्टर कामाकोडी, वो ब्रॉडली हमने देखा कि एमएसएमई और एग्री ये दो लार्ज चंक्स हैं जहां आपका बिजनेस ज़्यादा है। आने वाले समय में क्या उम्मीद करेंगे? क्या आप इन्हीं सेक्टर्स में ग्रोथ बढ़ाएंगे या फिर रिटेल जैसा एक बड़ा सेगमेंट है? कई बड़े बैंक्स आए हैं, प्राइवेट बैंक्स भी, अब जो बड़े बैंकों की बात अलग है, लेकिन कई और मिड साइज के बैंक भी हैं जो रिटेल पर फोकस कर रहे हैं। आपका सिटी यूनियन बैंक का फोकस अब कहाँ है, एमएसएमई और एग्री के अलावा? हमारा फोकस हो एमएसएमई और एग्रीकल्चर के ऊपर अभी क्या चल रहा है वही चलेगा। अभी इंक्रीमेंटल एक्सपोजर अदर लाइक से अभी क्या हमारा फोकस यही कि ये सेक्टर में ही अभी ग्रोथ का लाइक से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सो वंस वो जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंफर्ट होने के बाद दी कितना हमको लाइक से इवन 15% तक कितना तक ग्रोथ चाहिए, उतना तक ग्रोथ बढ़ाने के लिए अभी इधर अपॉर्चुनिटीज है। सो प्रॉपर वक्त के लिए हम अभी इंतजार कर रहा है। once situation normal होने के बाद we will give the growth pressure to the we will press the growth pedal. ओके, आपका जो होलसेल बिजनेस है वो फिलहाल कैसा कर रहा है और उसको बढ़ाने के लिए क्या प्लान्स हैं आगे आपके? वो होलसेल बिजनेस नहीं है, वो होलसेल ट्रेडिंग है। सो हमारा लाइक से फोकस और कॉर्पोरेट लेंडिंग और कंसोर्शियम के ऊपर हम अभी ज्यादा नहीं किया था, अभी भी जाने के लिए कोई चांसेस नहीं है। ये सेगमेंट लाइक होलसेल ट्रेडर्स, वो भी एसएमई ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर टुगेदर हमारा टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 75% तक है। ओके, सिटी यूनियन बैंक जो है मिस्टर कामाकोडी, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, देश का सबसे पुराना प्राइवेट बैंक है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ समय से। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कंपनीज पुरानी होती हैं तो वो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में कुछ कंफर्टेबल नहीं होती। मैं जानना चाहता हूँ, सिटी यूनियन बैंक जो है वो चाहे टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल वर्ल्ड हो, नए ज़माने के जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहा है? आप सही सवाल पूछते हो। लाइक पहले से किधर किधर अभी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन आया था, सब इनोवेशन अभी सिटी यूनियन बैंक लेकर आगे बढ़ाया। इनफैक्ट आप देखा है तो दी लाइक से व्हेन फॉर एग्जांपल लाइक से दी लक्ष्मी रोबो, वी वर पहला बैंक किधर अभी रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस किया था। वो बाद में अभी लाइक से वो रोबोटिक्स है, वो लाइक से चैटबॉट बनकर अभी ऑलमोस्ट आधा कस्टमर से आने वाला सवाल अभी चैटबॉट से ही आंसर होता है। सी दी इशू इज दैट अभी introduction of the mobile banking, introduction of the our internet banking और ATM network, cash deposit machine, all customers को क्या क्या चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज चाहिए वो सब चीज है। एंड हमारा टेक्नोलॉजी ऑफरिंग वो इंडस्ट्री बेंचमार्क के सामने ही है। एंड आप देखे तो ऑलमोस्ट कस्टमर ट्रांजैक्शन ओनली 4-5% अभी ब्रांच में होता है, बैलेंस 95% तक ट्रांजैक्शन कस्टमर कन्वीनियंस के लिए अभी नॉन ब्रांच चैनल में ही हो रहा है। ये परसेंटेज अभी कोविड के कारण इवन बढ़ाया था। कोविड के पहले वो ऑलमोस्ट 10% तक ब्रांच ट्रांजैक्शन था, अभी ज्यादा हो गया।
हम अभी वो फिनटेक वगैरह क्या क्या चीज अभी नया चीज आ रहा है, सब जगह अभी लाइक से कनेक्टिविटी कर कर दी इवन बोथ कस्टमर कन्वीनियंस, एफिशिएंसी और लाइक से क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोसेस, सब जगह अभी टेक्नोलॉजी का यूसेज ज्यादा है। मैं स्पष्ट से ये कहना चाहता हूँ, हमारा सब टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन वो इंडस्ट्री बेंचमार्क के एकदम नजदीक में है। सो उसके कारण हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियोस सब it is at par with the best in the industry. All our technology based initiatives and offerings are at par with the industry level benchmark is something which I want to record at this point of time. बिल्कुल, और इसी के लिए हम कंग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे सिटी यूनियन बैंक को कि परफॉर्मेंस के साथ साथ इनोवेशन के साथ भी आप लोग जुड़ रहे हैं और कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मिस्टर कामाकोडी पूछेंगे। आज ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ एक बैंकर हैं, तो जाहिर तौर पर एक सवाल तो बनता है और वो है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का। हमारी कंट्री में यहाँ से क्या स्टेटस आपको दिखता है? हमने देखा काफ़ी लोअर लेवल पर इंटरेस्ट रेट आ गए हैं। अब ये डिस्कशन हो रहा है कि आरबीआई यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या अभी होल्ड करेगा। आपका क्या व्यू है? वो हमारा उम्मीद यही है, वो करंट लेवल में थोड़ा इंटरेस्ट रेट होल्ड में होगा। वो एक्टिविटीज नॉर्मलसी के आने के बाद, वो ग्रोथ पिकअप होने के बाद लाइक से अदर पैरामीटर्स देकर इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर आने का होगा। वो कम से कम 6 महीने तक द करंट इंटरेस्ट रेट लेवल होल्ड होगा करके हमारा कॉल है। हाल होल्ड होने की उम्मीद है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कामाकोडी, आज ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ जुड़कर सिटी यूनियन बैंक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने के लिए, और हमारे साथ अब स्टॉक पर, कंपनी पर अपना व्यू देने के लिए, फंडामेंटल नजरिया देने के लिए आशीष माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं। आशीष, आपका भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट तो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो ग्रॉस एनपीए है या दूसरे पैरामीटर्स हैं वो बहुत जल्दी ही प्री कोविड लेवल पर आ जाएंगे। आप कैसे रीड करते हैं सिटी यूनियन बैंक को और क्या व्यू है इस कंपनी पर आपका? मेरा मानना है कि जो बैंक है, स्टॉक प्राइस पे भी नजर डाले तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास, 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है उनके सितंबर क्वार्टर के नंबर्स के बाद में, क्योंकि बहुत ही मार्जिनल नेट प्रॉफिट ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर और इंटरेस्ट की भी ग्रोथ है। और मेरा मानना है जो उनका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है उसमें भी अभी थोड़ा समय लगेगा ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आने में, क्योंकि उसमें भी काफी कंपटीशन है। और एनपीए का भी जो सिनेरियो है उसमें हमने ग्रॉस एनपीए में क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी राइज होता देखा है। तो मेरी सलाह भी ये स्टॉक को अवॉइड करने की रहेगी। मेरा मानना है कि कम से कम 2 क्वार्टर का समय और लगेगा उनको अपने प्री कोविड आरओई और आरओए को मैनेज करने के लिए या उस लेवल तक आने के लिए। ओके, तो बैंकिंग स्पेस में अगर सिटी यूनियन बैंक को आप अवॉइड की सलाह दे रहे हैं आशीष, तो क्या कोई और स्टॉक होगा इसी स्पेस में या फिर आप कहेंगे कि किसी और स्पेस पे फोकस करना चाहिए? अभी मेरा मानना है कि जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिसमें अपने हाई से अच्छा करेक्शन आ गया है, तो इन स्टॉक्स पे नजर बिल्कुल डाली जा सकती है, क्योंकि जब भी बैंकिंग स्टॉक्स में दोबारा से रैली आएगी तो उन स्टॉक्स को एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक जैसे स्टॉक लीड करेंगे और इनका टर्न जो सिटी यूनियन बैंक या दूसरे स्मॉलर बैंक हैं उसको उनका टर्न आने में अभी भी समय लगेगा। ओके, तो एक्सिस और एचडीएफसी जैसे बैंक्स होंगे जो फोकस में रख सकते हैं आप, अगर बैंकिंग स्पेस आपको पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़कर आज अपना व्यू देने के लिए। फोकस करेंगे एक बार फिर बाजार पर, जहां गिरावट हमने देखा लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ी हुई है। इनफैक्ट 1000 पॉइंट के आसपास अभी भी सेंसेक्स नीचे है, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है। और एक बड़ा स्टॉक जो फोकस में भी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आरआईएल और अरामको की डील की नए सिरे से समीक्षा की खबरें आ रही हैं। इसके बाद क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसे लेकर एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अजय शर्मा। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें ये जानकारी मिली है, हमने टॉप सोर्सेज से बात की है रिलायंस और अरामको में, जहाँ पे जो लोग इस डील के ऊपर वर्क कर रहे थे, कि रीवैल्यूएट का मतलब है कि दोनों ही कंपनी एक नए सिरे से इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखेंगी। अगर आप 2019 से अभी तक का सफ़र देखें तो रिलायंस का कारोबार O2C का काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया है, तो वैल्यूएशन भी आगे बढ़ चुके होंगे।
दूसरा ये कि O2C बिजनेस का काफ़ी सिनर्जीज हैं न्यू एनर्जी बिजनेस से, जो 75,000 करोड़ का कॉम्प्लेक्स लगा रहा है। तो हो सकता है कि आगे चल के इस कॉम्प्लेक्स को भी इस डील में जोड़ा जाए और एक रीस्ट्रक्चर कर दी जाए डील। हमें यह भी मालूम चला है कि बहुत सारे दूसरे सॉवरेन वेल्थ फंड्स टेक्निकल और फाइनेंशियल पार्टनर्स बनने के लिए रिलायंस से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या अब O2C को डीमर्ज करके उसको स्टेक सेल करने की ज़रूरत है या नहीं? लेकिन अरामको के साथ ही इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। हो सकता है कि अरामको के साथ ही एक नए रूप में डील डिस्कस हो, क्योंकि उनके चेयरमैन तो इनके बोर्ड पे बने रहेंगे और RIL प्रेफर्ड पार्टनर भी है अरामको का इंडिया में किसी भी तरह की प्राइवेट कैपेक्स के लिए। तो ये रिवैल्यूएट की ये रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ खुली हैं और ये डील का टूटने की तरह इस पूरे न्यूज़ को नहीं देखना चाहिए। ये एक रीस्ट्रक्चर होकर नए फॉर्म में वापस से ड्राइंग टेबल पे आ सकती है। ओके, तो उस डील पर जो रिलायंस और अरामको के बीच डील हो रही थी, उस पर फिर से पुनर्विचार की बात यहां पर चल रही है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी अजय लेकर आए हमारे लिए। इस बीच गोल्डीलॉक प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह ने रिलायंस में इस करेक्शन पर खरीदारी की सलाह दी है। मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो रिलायंस और बैंक्स हमें अभी भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए। सो बैंकिंग में हमारा टॉप पिक्स हमेशा से ICICI, स्टेट बैंक और कोटक रहा है और रिलायंस तो हमें अच्छा लगता ही है। करेक्शन आई है, थोड़ी बहुत न्यूज फ्लो है, उसके कारण आज गिरावट है, बट आई थिंक इट्स इज टेम्पररी इन नेचर। रिलायंस का मीडियम टर्म चार्ट अभी भी अच्छा है और ये दोनों पॉकेट्स, जो बड़े पॉकेट्स है मार्केट के, ये बाजार को होपफुली स्टेबलाइज कराएंगे। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में नहीं, बट अगर आपका थोड़ा सा लंबा व्यू पॉइंट है तो इनमें डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप बाकी के सेक्टर्स देखें तो वो तो काफी खराब सिचुएशन में है, चाहे वो फार्मा हो, मेटल्स हो, IT हो, FMCG हो, उसमें तो कोई भी स्ट्रेंथ ही नहीं है। बट बैंक्स एंड रिलायंस मेरे हिसाब से अच्छे करेंगे मीडियम टर्म के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर रिलायंस पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही कोटक और ICICI पर भी फोकस करने की बात कर रहे हैं गौतम शाह। बाजार में हमने देखा गिरावट धीरे धीरे बढ़ती हुई करीब 0.25% नीचे है, लेकिन आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि निफ्टी और सेंसेक्स में ही गिरावट है, हमने अक्रॉस द बोर्ड गिरावट देखी है। तो मिड कैप पर फोकस डालिए, यहाँ पर करीब 2.5% नीचे है मिड कैप इंडेक्स भी। कौन कौन से स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं मिड कैप को? उसमें MRF का नाम सबसे ऊपर आएगा, वो भी करीब 2-2.5% ऊपर है। हमने उसके माफ़ कीजिए नीचे है। उसके अलावा हमने देखा कि ऑयल इंडिया, ये एक स्टॉक है, करीब 7% नीचे दिखाई देगा आपको। डिक्सन फोकस में था काफ़ी लंबे समय तक, उसमें अच्छे मूवमेंट थे। आज वो स्टॉक करीब 6% नीचे है। तो न सिर्फ ब्रॉडर मार्केट बल्कि हर सेक्टर में, हर तरफ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट बढ़ती जा रही है बाजार में। देखेंगे कि आज क्लोजिंग किस तरह की होती है। फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हम स्टॉक्स फटाफट।